रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने की त्रैमासिक बैठक विकास सामाजिक योजनाओं के संबंध में मांगे सुझाव। खबर पंथ के रीवा जिले के प्रतिभा पाल ने आज शहर के सेलिब्रेशन होटल में त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान रीवा के पत्रकारगणों को आमंत्रित किया गया, जिसमें जिले के विकास एवं सामाजिक योजनाओं के संबंध में सुझाव मांगे। इस दौरान जहां रीवा कलेक्टर के द्वारा सुझाव मांगे गए हैं, शासन की योजनाओं के बारे में चर्चा रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के द्वारा की गई है। महत्वपूर्ण जो इस पूरे जिले में अभी तक 3-4 महीनों में समझने का हम लोगों ने प्रयास किया है कि ये प्रीडोमिनेंटली जैसे भी मध्य प्रदेश के और जिले हैं अपना एग्रीकल्चर बेस्ड जिला है, और आप सभी लोगों ने जो पिछले 10 सालों में जो परिवर्तन देखा होगा सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से, और ये एक प्रूवन फैक्ट है कि सिंचाई सुविधाएं बढ़ते ही एग्रीकल्चर अपना बेटर होता है। अपने यहाँ जो एक फसल लेते होंगे वहाँ 2 फसलें आने लग गई, और जो और थोड़े प्रगतिशील कृषक हैं वो 3 फसलें भी लेने लग गए हैं, जहाँ पानी की हमारी वर्ष भर उपलब्धता है। तो इसीलिए अभी अपने यहाँ महत्वपूर्ण इरिगेशन की प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन उसमें इम्पॉर्टेंट है, अपना लगभग 25,000 हेक्टेयर का एरिया लेगा, और वो प्रोजेक्ट 2025 में समाप्त होगा। लगभग 10,000 हेक्टेयर एरिया अपना ऐसा होगा जो अभी अक्टूबर तक सिंचित हो जाएगा। तो आने वाले समय में उस एरिया में पानी रहेगा। ऐसे ही अपने 2-3 एरिया जो छूटे हुए हैं, हालांकि मऊगंज नया जिला बन चुका है, लेकिन मऊगंज और हरमना का क्षेत्र जो अपना एक छूटा हुआ है, और एक एरिया अपना जवा और त्योथर का पार्शली एरिया छूटा हुआ है। तो आने वाले समय में रीवा जिले में सभी की प्रायोरिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो या एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप हो, कि आने वाले समय में ये जो 2 मेजर एरियाज हम लोगों के छूटे हुए हैं, इस एरियाज में भी हमारा इरिगेशन का कवरेज हो जाए। तो एक दोनों जगह वैसे डीपीआर बनने का काम चल रहा है, तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे डीपीआर बनेगा तो अगले 1 से 2 साल में रीवा उन जिलों में शुमार होगा जिसका लगभग 90 से 92% का एरिया सिंचित रहेगा। और जब हम लोग सिंचाई की बात करते हैं तो 90% अगर प्लस रहता है तो लगभग उसको 100% ही सिंचित जिला मान लिया जाता है। आप सभी लोग, क्योंकि पत्रकार सभी लोग बाद में हैं, सभी रीवा जिले के रहने वाले हैं, यहीं पले बड़े हैं, यहीं जन्म हुआ होगा। आपने अपने कई सारे लोग होंगे जो गांव से शहर में शिफ्ट हुए होंगे, फैमिलीज पहले गांव में रही होंगी, तो आपने खुद ये चेंजेस देखे होंगे कि कृषि जब उन्नत होती है तो अपने आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं। अपने यहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो भी कृषि पर आश्रित अभी ज़्यादा है। अगर हम लोग एमएसएमई के उद्योगों की बात करें तो अपने यहाँ राइस मिल्स की प्रचुरता है, और अभी भी जो डिमांड है एमएसएमई में वो राइस मिल्स की खूब है। वेयर हाउसेस खूब बने हैं रीवा में पिछले कुछ सालों में। तो आने वाले समय में इसमें थोड़ी वैरायटी रहे, इसीलिए हम लोग इस बार ये प्रयास कर रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर को फोकस इस बार उन्होंने एरिया कुछ लिया हुआ है, जिसमें अपने यहाँ सब्जी की प्रोसेसिंग कुछ चीज़ों में टमाटर की, अदरक अपने यहाँ होती है, लहसुन होता है, प्याज होता है, और कुछ मसाले हैं। तो इन मसालों के एरियाज को हम लोग बढ़ाएं, और इनकी प्रोसेसिंग में जैसे राइस में लोगों ने अभी कॉन्सेंट्रेशन किया हुआ है, ऐसे ही ये कॉन्सेंट्रेशन राइस के अलावा हट करके बाकी चीज़ों में भी जाए। और आप देखेंगे कि अभी जब हम लोग मुख्यमंत्री सीखो कमाओ के बारे में बात करेंगे, जब उसकी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे कि कितने लोग कितने ज़्यादा इंटर्न्स को लेंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो राइस मिल्स का है। कारण ये है क्योंकि वो हमारे लोकल सभी इंटरप्रेन्योर्स हैं, लोकल रीवा के हैं, रीवा में रहते हैं, रीवा के लोग उनके यहाँ काम करते हैं, तो उनको भी सुविधा होती है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एमएसएमई ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आने वाले समय में जो हमारा गोरका एरिया है, ऐसे ही हम लोगों ने हनुमाना जो अपना मिर्जापुर रोड है उस पर डिमांड बहुत ज़्यादा है एमएसएमई की भी, इंडस्ट्री की भी। तो हनुमाना में लगभग हम लोगों ने 150 एकड़ भूमि पिछले महीने ही चिन्हित की है, और उसके आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, ताकि जो मिर्जापुर जाने वाली रोड है वहाँ चूँकि डिमांड यूपी की तरफ के भी लोगों की है, अपनी तरफ के भी लोगों की है, तो उसको केटर किया जा सके। ऐसे ही इलाहाबाद जाने वाली जो रोड है वो अपना मेन हाईवे है। प्रयागराज की तरफ भी अपने लोगों ने 180 एकड़ जमीन नई आइडेंटिफाई की है, जो कि अपने लोग एमएसएमई को और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को देंगे। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का फोकस भी है कि इस एरिया में भले ही जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उनको हम लोग कैसे बढ़ाएं, तो इन दोनों चीज़ों पर लगातार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का भी फोकस बना हुआ है। इसके बाद में जो शासन के इस समय की प्रायोरिटी की योजनाएं हैं, आप सभी लोग परिचित भी हैं, आप में से अधिकतर लोग जनसंपर्क के साथ एम्पायरमेंट भी हैं, लगातार काम भी कर रहे हैं। तो लाडली बहना योजना इस समय मुख्य प्रायोरिटी में चल रही है। जो उसका प्राथमिकता क्षेत्र है वो अपने यहाँ पूरे जिले भर में अगर हम लोग बात करें 4 लाख से ज़्यादा
महिलाएं इसमें पात्र लाडली बहना की पात्र हैं। और अभी 21 से 23 वर्ष की जो नए लोगों का चिन्हांकन शुरू हुआ है, उसमें भी अब तक अपने यहाँ 6 से 7 हज़ार नए आवेदन हो गए हैं, जो आने वाले समय में थोड़ा और बढ़ेंगे। इसमें पैसा तो एक पॉइंट है, 1,000 रुपये देना, आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात करता है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट उसका लाडली बहना सेना का है। जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको इस तरीके से प्लान किया गया है कि वो आने वाले समय में अपने लोकल स्तर पे, क्योंकि ये गांव पर बनाई गई हैं लाडली बहना सेना और सभी वार्डों में बनाई गई हैं, तो उनका ओरिएंटेशन आगे भविष्य में इस प्रकार का रहे कि वो महिला सशक्तिकरण पे काम कर सकें। और महिला सशक्तिकरण की हम लोग बात करते हैं, बहुत बड़ा एक वो स्ट्रेच खुल जाता है। तो रीवा जिले में हम लोग 2 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि लाडली बहना सेना 2 चीज़ों में काम कर रहे हैं। अगर किसी भी गांव में पढ़ने वाली बच्ची को पढ़ाई को लेकर के कोई दिक्कत हो, कई बार ये होता है कि 10वीं 12वीं के स्कूल आसपास है तो घर वाले जाने देते हैं, लेकिन जब ग्रेजुएशन की बात आती है तो ये सोच करके कि ब्लॉक स्तर जाना होगा या कहीं और जाना होगा तो ना बोलते हैं। तो इसमें ग्रुप करना, बच्चे ग्रुप कर लें आपस में, तो इस तरीके की चीज़ों को लाडली बहना सेना बात करे, आपस में चर्चा करें, लोगों को कन्विंस करें। और अपने सभी के वाद विवाद, विषय, मत मतांतर सब जगह हो सकते हैं, लेकिन घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 विषय ऐसे हैं जो लाडली बहना सेना के लिए हम लोगों ने रीवा में टेकअप किए हैं, जो आगे चलकर उनके लगातार ओरिएंटेशन होंगे। और जो इसमें महिलाओं का कवरेज है, महिलाओं की जो उपस्थिति है वो लगातार बढ़ रही है। और इसी प्रकार से जो दूसरा इम्पोर्टेंट अभी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ का एक नया योजना शुरू हुआ है, जो लगभग अपनी परिणति पर है। और इसमें रीवा जिले से हर एक, बेसिकली ये 2 लोगों को लेकर के इस योजना को प्लान किया गया था कि अपने यहाँ जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं या जितनी भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, इसमें हम लोगों ने किया था कि ऐसी एजेंसीज़ को आइडेंटिफाई किया, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को आइडेंटिफाई किया जिनके टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा थे और 10 करोड़ से ज़्यादा थे। और उसमें फिर वो कितनी वैकेंसीज अपने यहाँ दे सकते हैं जिसमें अपने यहाँ के बच्चों को इंटर्नशिप के लिए लाया जा सके। और इंटर्नशिप भी ऐसी जिसमें कि जो प्रतिष्ठान है उनको खाली 25% पैसा देना है। मान लीजिए 8,000 रुपये मैक्सिमम अगर हम दे सकते हैं, तो उसमें से 25% 2,000 रुपये संबंधित प्रतिष्ठान देगा और बाकी पैसा 75% गवर्नमेंट पे करेगी। अब फ़ायदा इसमें दोनों लोगों के लिए विन विन सिचुएशन है कि प्रतिष्ठानों को भी कम कीमत पे इंटर्न मिल रहे हैं और इंटर्न सिर्फ सीखते नहीं हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आपके काम में करते ही हैं। दूसरा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि उनको इंटर्नशिप तो मिल ही रही है। जो अच्छे, आप देखिएगा कि 10 लोगों को जब हम काम पे रखते हैं, भले सिखाने के लिए रखते हैं, अगर उन 10 में से 3 लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की, अच्छा सीखा, अच्छा रिस्पॉन्ड किया, अच्छे इनपुट्स दिए, तो लोग उनको कंटिन्यू भी कराते हैं। तो ऐसे लोगों का परमानेंट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, परमानेंट इन एक्टिविटीज़ में बच्चों की जो संबद्धता होगी वो होगी। रीवा में लगभग 1098 के आसपास नई वैकेंसीज जनरेट हुई हैं और जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनकी भी संख्या काफ़ी अच्छी है। चूँकि चुनाव की तैयारियां अपनी शुरू हो गई हैं, रीवा जिले का एक मेजर कंपोनेंट है। जब हम लोग इलेक्शन की ट्रेनिंग के लिए गए थे तो ये बताया गया कि अपने यहाँ अगर हम लोग जनगणना के अनुसार अपना लिंगानुपात देखें जिले का तो अच्छा ठीक है, 933 के आसपास है। लेकिन जब यही लिंगानुपात हम वोटर लिस्ट में देखते हैं तो वो बहुत खराब है। वो इस समय प्रदेश के बॉटम जिलों में है। कारण ये है कि हमारी महिला मतदाताएं बहुत सारी हमारी सूची से छूटी हुई हैं। बाकी जिले का जो वोटर लिस्ट में नाम होने चाहिए पॉपुलेशन के कैलकुलेशन के हिसाब से वो सही है। तो इसीलिए हम लोगों ने अगले 1 महीने तक का अभियान रखा है। सिर्फ फीमेल वोटर्स को प्रायोरिटी, फीमेल वोटर्स रहेगी, अदरवाइज जो भी लोग छूटे हुए हैं वो जाहिर सी बात है कि अपना नाम जुड़वा सकेंगे। लेकिन जो प्रायोरिटी है वो आने वाले समय में अपनी सभी ऐसे छूटे हुए वोटर्स को अपनी वोटर लिस्ट में जोड़ने का है। अभी लगातार ये काम चल रहा है जो 4 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अभी ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है। तो इसमें ऐसे मतदान केंद्रों का आइडेंटिफिकेशन किया गया है जिनमें आप लोग देखेंगे कि 1,000 पे हमारे जो एवरेज है रीवा जिले का वो 888 महिलाएं हैं वोटर लिस्ट में और होनी चाहिए 933। और कुछ ऐसे मतदान केंद्र भी हैं जहां ये संख्या 1000 पुरुषों पे 400 महिलाओं की है। तो ऐसे मतदान केंद्रों को चिन्हित करके हम लोगों ने यहाँ विशेष ड्राइव प्लान की हुई है। सभी जगह बीएलओस की मीटिंग हो गई है। तो बीएलओस आगे ऐसे लोगों को जाकर के घर घर जाकर के ये प्लानिंग करेंगे। तो आने वाले समय में चुनाव को लेकर के सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो गई है, उनकी ट्रेनिंग्स हो गई हैं। वो लोग जाकर के अपने अपने मतदान केंद्र देख रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे मतदान केंद्रों का भी आइडेंटिफिकेशन शुरू कर दिया है जहाँ पहले कभी चुनाव से रिलेटेड कोई ऑफेंसेस रहे हों
कोई ऐसा एरिया रहा हो जहाँ पर अपना वोटर टर्नआउट बहुत कम रहा हो, 20% या 25%, जिले का एवरेज पिछली बार 65% के आसपास था, लेकिन राज्य का एवरेज जो था वो 75% था। तो जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारे वास्ते ये भी सही है कि रीवा से बाहर लोग बहुत ज़्यादा, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक रीज़न रहता है कि मतदाता सूची में मतदाता कहीं भी अपना नाम रख सकते हैं, चाहे वो यहाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं, पर एक ही जगह रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से काम करने हम लोग भोपाल गए, भोपाल में भी जुड़वा लिया और यहाँ भी जुड़वा लिया, ये संभव नहीं होगा। यहाँ रखना चाहते हैं तो रहेगा एक ही जगह। तो इस तरीके से अपने यहाँ वोटर टर्नआउट जरूर थोड़ा कम था इस बार। तो आने वाले समय में मतदाता सूची में जो भी वाजिब लोग हैं उनके नाम जुड़ जाएं, किसी के नाम में करेक्शन होना है करेक्शन हो जाए, और जो लोग नहीं रहते हैं, जो कभी आते ही नहीं हैं या जिनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसे नामों को हम लोग अपनी मतदाता सूची में से काट भी सकें, ताकि मतदाता सूची प्रॉपर हेल्दी इलेक्टोरल रोल रहे। और मतदाता सूची, ईवीएम, मतदान केंद्र, ये 3 ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो चुनाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये अगर 3 चीज़ें भली प्रकार से रहें तो चुनाव अपने निष्पक्ष और स्वच्छ रहते हैं, फिर उसमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आती, मतदाताओं को नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं और प्रशासन को भी नहीं। तो ये 3 चीज़ें हम लोगों की आने वाले समय प्राथमिकता रहेंगी। एक जो इम्पोर्टेंट में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो टीकाकरण से छूटे हुए हैं, इसका रीज़न भी ये रहा कि रूटीन इम्यूनाइजेशन अपना सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ कोविड के समय में। कोविड में चूंकि सारा अमला कोविड में लगा हुआ था, फिर एक बार कोविड का वैक्सीनेशन बहुत बड़ा ड्राइव था, इतने बड़े पॉपुलेशन एरिया को सर्व करना कोविड वैक्सीन से, तो उसमें टीम पूरी लगी रही। तो रूटीन इम्यूनाइजेशन जो बहुत प्रभावित हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी एक नया प्लान किया है कि छूटे हुए ऐसे हमारे इम्यूनाइजेशन से छूटे हुए लोग हैं, उनके लिए ये प्लान किया है कि हम लोग अभियान चला करके इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष के तहत ऐसे छूटे हुए सभी लोगों का वैक्सीनेशन करेंगे, चाहे वो बच्चे हों 0 से 5 साल के या फिर हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हों, वो भी इसमें शामिल रहेंगी। आने वाली 10 तारीख को चूँकि रीवा में इस बार लाडली बहना सम्मेलन का राज्य स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है, और राज्य स्तरीय सम्मेलन बेसिकली हर माह की 10 तारीख को होता है। और इस राज्य स्तरीय सम्मेलन का जो मुख्य केंद्र बिंदु रहता है कि उस दिन सभी पूरे प्रदेश भर की लाडली बहनों के खातों में जो पैसे ट्रांजेक्शन होते हैं, वो ट्रांजेक्शन इस जगह से किए जाते हैं। तो इस बार का, पिछली बार का इंदौर में हुआ था, इस बार का रीवा में हो रहा है। कार्यक्रम का जो मुख्य स्थल है अपना वो SF ग्राउंड में रहेगा, और इसमें लाडली बहना की जो प्रतिभागी हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, वो सभी इसमें शामिल होंगे। जो साथ ही साथ इसमें एक जनदर्शन का कार्यक्रम भी है। जनदर्शन का कार्यक्रम अपने यहाँ विवेकानंद प्रतिमा से शुरू होगा और दीनदयाल जी की प्रतिमा जो अपना मेडिकल चौराहे पर है वहाँ तक जाएगा। तो ये लगभग 1.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जिसमें जनदर्शन होगा, और इस जनदर्शन में अलग अलग प्रकार के सभी वर्गों के लोग, सभी समाजों के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। विभिन्न व्यापारी एसोसिएशंस हैं, और इसके बाद में अपना ये मुख्य कार्यक्रम जो लाडली बहना सम्मेलन का 3रा किश्त का ट्रांजेक्शन है उसका होगा। तो ये अभी कुछ तैयारियां जो चल रही हैं प्रशासन में, वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब आप में से कोई अगर कुछ और गौशालाएं कंप्लीट कर ली हैं, और इनके संचालन के लिए विधिवत व्यवस्था बना दी गई है कि अभी जिला पंचायत में चयन की ही प्रक्रिया चल रही है, जो हमारे स्व सहायता समूह को दिया जाना है, या कुछ और पंचायतें भी इसका संचालन करना चाहती हैं। क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है गौशालाओं का, तब फिर गौ संवर्धन बोर्ड से इसका पैसा आना शुरू होता है, जो पर हेड पर मवेशी आता है। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं अब बन रही हैं। 128 गौशालाओं के बाद में आप देखेंगे कि इसमें बहुत फर्क आएगा। अपने यहाँ गौशालाएं तो अपने लोगों ने बना ली थी, लेकिन कहीं भी चारागाह के विषय में नहीं सोचा था, तो इसलिए खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा था। जो 2-3 गौशालाएं अपनी चल भी रही थी, तो अपने लोगों ने जो उनके आसपास की जगह है, जो सरकारी जगह है, उसको भी आइडेंटिफाई करके अब वहाँ पर चारागाह विकास का भी इस बरसात के बाद से सभी 128 गौशालाओं में तैयारी हो गई है। बसावन मामा की एक बड़ी गौशाला जिसकी कैपेसिटी लगभग अपनी 5 से 7 हज़ार होगी, वो भी अब बन के तैयार हो गई है। उसके भी अपने सभी शेड्स बन के तैयार हो गए हैं, और उसमें भी मवेशी अब अंदर जो रखने हम लोगों ने शुरू कर दिए हैं। उसका संचालन भी एक FPO कर रहा है, एक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो न सिर्फ उसका संचालन संधारण करेगी, बल्कि जो गौवंश से निकलने वाली अन्य जो बाई प्रोडक्ट है उनका भी कुछ ना कुछ वो लोग बना रहे हैं। गोबर से कुछ ग्रेनुअल्स बना रहे हैं, जो आगे चल करके जैविक खाद के रूप में उसका उपयोग करेंगे। तो आने वाले समय में इसमें फ़र्क भी आएगा, लेकिन चूँकि ये जो संख्या की हम लोग बात करें, जो एरा प्रथा यहाँ इस क्षेत्र में बोली जाती है, उसमें संख्या जो खुले हुए मवेशियों की बहुत ज़्यादा है।
तो इंदौर शहर में हम लोगों ने ये देखा था कि सभी जो जितने भी पशु पालने वाले लोग हैं उनके लिए मैंडेट था कि पालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसके पालने की अपनी व्यवस्था सबकी होनी चाहिए। आपने पशुओं को सभी लोग अंदर रखें, कोई सड़कों पे नहीं छोड़ता। आप कभी इंदौर जाइएगा आपको कोई सड़क पे इसीलिए जानवर नहीं दिखेगा कि पालने पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पालने की प्रक्रिया अपनी व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति पालन करे तो इस पर इसमें कमी आएगी। लेकिन गौशालाओं के बनने से आप देखेंगे 128, 129 की इसमें भी आपकी ड्रास्टिक कमी आएगी। अब हम लोगों के लिए चैलेंज बस इतना है कि उनके संचालन कितने स्मूथ रहें ताकि वो लगातार चलती रहे। शिक्षा विभाग को लेकर के यहाँ जो हम लोगों ने देखा कि कुछ अपनी शालाएं ऐसी हैं जहाँ शिक्षकों की उपस्थिति लगभग नगण्य है, शून्य के बराबर है। तो चूंकि अब अपने शैक्षणिक सत्र शुरू हो गए हैं तो दो चीज़ों पर हम लोग शिक्षा विभाग में फोकस करेंगे। एक तो शिक्षकों की उपस्थिति अगर स्कूल में प्रॉपर हो जाए तो उसी से बहुत सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं। यदि जो स्कूल खुलने का समय है अनुशासित प्रकार से बच्चे उतने समय पर आ जाएं, जैसे प्राइवेट स्कूल तो अलाउ नहीं करते कभी भी कि आप 10 से 11 बजे आ जाओ या 11:30 बजे आ जाओ। मेरा बेटा भी छोटा किसी स्कूल में जाता है तो उसे भी 8 बजे जाना है तो हम लोग 8 बजे में 5 मिनट छोड़ के आते ही हैं। नहीं तो आजकल आप सभी लोगों ने देखा प्राइवेट स्कूल में तो अपना गेट बंद कर लेते हैं। लेकिन यही स्थिति, इतना अनुशासन अपने भी सभी शासकीय स्कूलों में आ जाए कि चाहे हमारे शिक्षकों के आने का समय हो या बच्चों के आने का समय हो, जाने का समय, ये निश्चित हो जाए तो बाकी क्लासेस, पढ़ाई, क्वालिटी ये अपने आप कालांतर में इम्प्रूव हो जाती है। दूसरा, अपने यहाँ जो एमडीएम समूह है उनका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम लोग आने वाले समय में प्लान कर रहे हैं कि एमडीएम के समूह के कई बार ग्लिचेस रहते हैं पेमेंट को लेकर या खाद्यान्न को लेकर, और वो फिर उनके रिफ्लेक्ट होते हैं क्वालिटी में या फिर जो मेन्यू होता है फूड का उस पर। तो ये दोनों ही तरफ से है, जो सेवा प्रदाता है उनकी भी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। नहीं तो एमडीएम समूह इतने सक्षम नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई भी संसाधन लगा करके मेन्यू अनुसार, क्वालिटी अनुसार फूड दे सकें। तो ये दोनों चीज़ों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। फूड को लेकर के जो खाद्यान्न आवंटन था वो जरूर हम लोगों ने देखा कि शुरू में रीवा में बहुत अधिक शिकायतें थी जो अपना खाद्यान्न आवंटन है उसको लेकर के। शिकायतें इस प्रकार की थी कि दुकानें खुलती नहीं हैं या खाद्यान्न समय पे नहीं मिलता है या खाद्यान्न की मात्रा का फर्क आता है। पात्रता पर्ची किसी 4 लोगों की बनी हुई है, परिवार में 6 लोग हैं, तो इन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और पिछले लगभग 2-2.5 महीनों में ऐसे 24 जो सेल्समैन हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी की गई है जिन्होंने अपना विधि विरुद्ध तरीके से किसी को राशन दिया या फिर जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला, कम दिया। इस तरीके के मसले जो आए हुए थे उन पर भी लगातार हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की है। और आगे चूँकि ये सफिशिएंट सबका ओरिएंटेशन हो गया है कि लगातार इस पे टीम काम कर रही, तो आगे इसमें हम लोग रासुका भी अगर कोई ऐसा केस निकलता है जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो ये ऐसी चीज़ है जिस पर 0 टॉलरेंस हम लोग रख रहे हैं कि गरीबों के खाद्यान्न पे अगर कोई भी कालाबाजारी कर रहा है तो उस पर हम लोग आगे रासुका की भी कार्रवाई करेंगे अगर ऐसा कोई भी हैबिचुअल ऑफेंडर सामने आएगा, पता चलेगा तो मोटा मोटा इस तरीके से अभी जो प्लानिंग है वो चल रही है। जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट इस समय बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हों, पीआईयू के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, हाउसिंग बोर्ड बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहा है, पीडब्ल्यूडी के 300 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट हैं, डब्ल्यूआरडी के मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स में छोटी छोटी जो दिक्कतें आती है, चाहे वो भू अर्जन को लेकर के हैं, भूमि के आवंटन को लेकर के हैं, अलाइनमेंट फिक्स करने को लेकर के हैं, या मौके पर जब वेंडर काम करने जाते हैं तब उनको कोई दिक्कत होती है तो कई बार प्रोजेक्ट डिलेड होते हैं। तो अपने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट हैं, रोड, ब्रिज, रेलवे, बाकी सभी के ये हम लोगों ने अपने प्रायोरिटी में रखे हुए हैं कि ये समय सीमा में ख़त्म हो। और इसमें अगर काम करने में कोई दिक्कत आ रही है तो इसको लेकर के चाहे राजस्व की टीम हो या संबंधित विभाग की टीम हो वो लगातार काम करे और जो भी समस्या आ रही है उनका निराकरण हम लोग समय पर करें। तो ये कुछ मोटी मोटी प्लानिंग हम लोग की तरफ से है। अब आप लोगों की तरफ से हम लोग बनाया इसलिए जाता है ताकि शहरों को एक दिशा मिलती रहे, ये पता रहे कि हमें किस दिशा में काम करना है। और संबंधित जो भी नगरीय निकाय होता है जहाँ भी उसका, और मास्टर प्लान की 2-3 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, या तो नगर निगम रहता है या फिर अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो वो रहते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि नगर निगम का ये मैंडेट है कि मास्टर प्लान का पालन करें। मास्टर प्लान में जो सड़कें होती हैं उतने आरओडब्ल्यू छोड़े जाएं, उतने आरओडब्ल्यू छोड़ करके बिल्डिंग परमिशन मिले। क्योंकि बिल्डिंग परमिशन मिलने की, देने की, बिल्डिंग
परमिशन में नक्शे कैसे बनेंगे, इस बात के आर्किटेक्ट की अपनी लोकल, अभी अगर हम लोग सभी, ऐसा सिर्फ रीवा शहर में नहीं है, अगर हम लोग कुछ बड़े शहरों को छोड़ दें तो छोटे शहरों में ये भी दिक्कत आती है आर्किटेक्ट्स की कि वो मास्टर प्लान को कैसे समझ करके उसको इम्प्लीमेंट करें। और अच्छा भला ऐसा विषय है जिसको समझने में लोगों को काफ़ी मेहनत लगती है, सामान्य समझ में बार बार पढ़ना भी देखना होता है। तो ये भी अगेन ओरिएंटेशन का विषय है कि लोगों को बताने समझाने का है, ट्रेनिंग का विषय है। आर्किटेक्ट अपने यहाँ रीवा शहर में कितने इम्पैनल्ड हैं, तो ये नगर निगम लगातार इसमें कोशिश कर रहा है और आगे हम लोग ये नगर निगम को भी निर्देश देंगे, साथ ही टीएनसीपी के जेडी यहाँ बैठते हैं कि मास्टर प्लान की 2 चीज़ों में हम लोग को बिल्कुल हर चीज़ कर पाना। तो मैं ये कहूँगी कि अपने शहर 2 तरीके के हैं, ऐसे शहर तो है नहीं ग्रीन फील्ड टाइप के कि कोई खाली प्लॉट है और फिर हम प्लॉटिंग करें, काटें और फिर स्वच्छता सर्वेक्षण या चीजों में हो, मवेशी पर ही आते हैं। यहाँ शहर में इतने मवेशी है, उनको रखने के लिए या तो वहाँ व्यवस्था कराई जाए लक्ष्मण बाग गौशाला में, या फिर रसावन मावा भेजे, कम से कम एक शहर तो साफ हो जाए। देखिए, ये कोई अंतिम सोल्यूशन नहीं है कि जितने भी पशु हैं उनको सबको किसी गौशाला में रख दिया जाए। जैसा मैंने बताया कि घरों की अपने यहाँ आवश्यकता, अपना जो सोसाइटी है, अपना जो कल्चरल सिस्टम है, उसमें लोगों की आवश्यकता भी रहती है। लोग अपने घर में एक गाय रखना, कई सारे लोग हैं जो पसंद करते हैं, रखते भी हैं, पालते हैं। तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जो आवारा पशु हैं उनके लिए गौशालाएं होती हैं, बाकी जो लोग पालन कर रहे हैं वो भली प्रकार से करें। तो ये नगर निगम को, चूंकि इंदौर में नगर निगम ने ये अपना रेजोल्यूशन किया हुआ था, ये संकल्प था, MIC संकल्प था कि हम अपने यहाँ जो है कुछ फाइन्स निर्धारित किए गए और ये निर्धारित किया गया कि आप पालन कीजिए, लेकिन अगर खुले में कोई किसी की गाय मिलेगी तो फिर गाय जो है गौशाला, निगम की गौशाला में जाएगी और निगम की गौशाला में छोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। उस संकल्प में ही नहीं किया गया, कोई पेनाल्टी नहीं, कुछ भी नहीं, और छोड़ने का कोई भी प्रावधान नहीं किसी भी प्रकार से, जितने भी प्रकार होते हैं उतने प्रकार से। तो तब जाकर के ये व्यवस्था वहाँ मान पाई, 2-3 सालों में वो स्टेबलाइज हुई। तो ये नगर निगम के माध्यम से हम लोग यहाँ भी कराने का प्रयास करें। 128 गौशाला की आप बात कर रही हैं, अपने यहाँ 12 लाख से ज़्यादा मवेशी है, जिसमें 6 लाख से ज़्यादा गौवंश हैं। तो 6 लाख यहाँ गौवंश हैं, 128 गौशाला है, गौशाला में 100 से 200 मवेशी रखे जा सकते हैं। तो बाकी मवेशी जो किसान रखते हैं, बैल रखते हैं, लेकिन खुला छोड़ देते हैं, गाय जो है खुला रहती है, कैसे व्यवस्था करेंगे? देखिए, कोई भी समय पर, किसी भी एक समय पर किसी भी समस्या का अंतिम समाधान तो कोई नहीं दे सकता। आप लोग क्या बैठ के मन में बड़े कठिन प्रश्न अपने पूछ करके और फिर बोल रहे हैं, प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न के साथ में बेस्ट सोल्यूशन भी आपके पास में होता है, क्योंकि 3 महीने में कोई रीवा को जितना समझेगा, 4 महीने में समझेगा या 2 साल में समझेगा, तो जाहिर सी बात है जो आदमी पिछले 10 साल से यही समझने का प्रयास कर रहा होगा वो बेहतर समझ रहा होगा। तो जो समस्याएं जब भी आती हैं, जब भी कुछ मीडिया बंधु सवाल भी उठाते हैं, तो मैं कई बार सोल्यूशन भी उन्हीं से पूछ लेती हूँ। तो ये अपेक्षा मेरी आज भी रहेगी कि जो सब प्रश्न आप दे रहे हैं उनके साथ में समाधान भी देंगे, तो ये हम लोगों को करने में भी आसानी होगी और वो प्रैक्टिकल चीज़ें भी रहेंगी। तो आप में से कोई भी स्टार्ट